यूनिक एग्जाम्स आईएएस में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू रिवीजन की श्रृंखला में हम एक बार फिर से आपके लिए 2017 का एनवायरनमेंट का पेपर लेके आए हैं। अभी तक आपने देखा है कि हम केवल रिवीजन नहीं करते, बल्कि उसके साथ केवल क्वेश्चन ना करते हुए उसके साथ हम बाकी उसके रिलेटेड टॉपिक्स भी करते हैं। और आपने पाया होगा कि बहुत से टॉपिक इसमें बार बार आते हैं, है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज जो हम सवाल करेंगे वो 2017 में तकरीबन 16 क्वेश्चंस आए थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, अर्थात ट्रैफिक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके बारे में इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम। दूसरा ऑप्शन दिया गया है द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए ट्रैफिक है क्या। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो ये एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रैफिक एक अंतरराष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1976 में किसने की? आयुशियन प्लस WWF ने की। तो अगर यहां पे ये ऑप्शन कह रहा है कि ट्रैफिक जो है वो यूनेप के अंडर है तो ये गलत होगा। ठीक है, एक चीज और मैं इसके बारे में बताऊं, इसकी स्थापना की इसी गई थी कि इलीगल ट्रेड ना हो पाए। लीगल ट्रेड संभव है लेकिन इलीगल ट्रेड ना हो पाए जिससे कि थ्रेट हो वाइल्ड लाइफ को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना लीगल ट्रेड है वाइल्ड लाइफ का, जीव जंतुओं का, उससे ज्यादा इलीगल ट्रेड है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक चीज और इसमें करंट अफेयर्स की बात है, 2017 में ट्रैफिक ने पहले क्या था, आईयूसीएन और WWF के अंडर ही काम करता था। ये 2017 से क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके बोर्ड में इसके बोर्ड में अभी भी आईयूसीएन और WWF के डायरेक्टर्स हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का एनजीओ है। ठीक है, ये एक तरह का एनजीओ है जिसको आईयूसीएन और WWF ने स्थापना करी थी। चलिए, तो क्या सही होगा इसमें? 2 ओनली। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम विच इज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोरेमेडिएशन टेक्निक। देखो, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में हमारे 2 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो बॉडीज है, चाहे वाटर बॉडी हो या कोई भी, पॉल्यूशन 2 तरह का आता है। कौन सा? पहला आता है हमारा ऑर्गेनिक, जिसमें क्या आएंगे, जैविक पदार्थ वाला पॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक, इसमें आएंगे हमारे अजैविक या मेटल वगैरह, हैवी मेटलिक पॉल्यूशन, जो हैवी मेटल जैसे कॉपर हो, लेड हो, कैडमियम हो, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैविक वाले में आपके जितने भी चीजें हैं, जैसे प्लांट्स का रेजिड्यू है, ठीक है, कचरा है, पत्ते हैं, ठीक है, ये सारे चीज जिनका भी बायोडिग्रेडेशन हो सकता है, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो ये 2 तरह का पॉल्यूशन बेसिकली हमारी वाटर बॉडीज को मेनली अफेक्ट करता है। तो इस सवाल में पढ़ रहा है कि बायोरेमेडिएशन एक टेक्निक है जो पॉल्यूशन से निपटने के काम करती है। सपोर्ट करिए, कोई झील है, कोई तालाब है, कोई नदी, नहर, नाला, कुछ भी हो सकता है, और उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं, तो इन पॉल्यूटेंट्स को कैसे हटाया जा सके? तो एक तरीका है बायोरेमेडिएशन। इसमें क्या होता है, बायोरेमेडिएशन में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। किसके लिए? अपघटन के लिए, ताकि वो डीके करें वो जो भी हमारा डेड मटेरियल है, जो भी ये जैविक ऑर्गेनिक डेड मटेरियल है।
ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, बायो रेमेडिएशन तकनीक का। अब ये कह रहा है इट इज टेक्निक ऑफ क्लीनिंग ऑफ द पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट occurs in नेचर। बिल्कुल सही बात है। नेचर में क्या हो रहा है, नेचर में क्या होता है कि बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है। सपोज आप देखते होंगे पत्ते गिरते हैं, आपके बगीचे में गए होंगे, हर जगह गए होंगे, वहां पे पत्ते गिरते हैं और वो पत्ते थोड़े दिन में क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो उनको मिक्स कर देते हैं, क्या करके, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, उनका पाचन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नेचर में जो होता है उसी को और हम यूज कर ले, कैसे, या तो इसको लैब में बना ले सूक्ष्म जीवों को, या उनकी संख्या को और बढ़ाएं किसी और तरीके से, ठीक। तो ये बिल्कुल सही बात है, नेचर की कॉपी करके ही हमने ज्यादातर सॉल्यूशन अपने निकाले हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम नेचर को कॉपी करके ढूंढते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, एनी कंटेमिनेशन विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडिली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरेमेडिएशन यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज करके कह रहा है बायोरेमेडिएशन में हैवी मेटल को हटा सकते हैं, नहीं। बायोरेमेडिएशन की जो लिमिटेशन है यही है, लिमिटेशन है कि ये हैवी मेटल को नहीं हटा पाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जबकि प्लांट्स के थ्रू हैवी मेटल को हटाया जा सकता है, उसे कहा जाता है क्या, फाइटो रेमेडिएशन। अब हैवी मेटल को कैसे हटाएंगे, अगर ये नहीं हटा सकते तो कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो अगर हटाने हैवी मेटल के लिए क्या यूज होगा, हैवी मेटल के लिए यूज होगा हमें क्या, फाइटो रिमेडिएशन, मेम्ब्रेन सेपरेशन, केमिकल रिमेडिएशन, ये सारी चीजें इसके लिए यूज होती है, ठीक है, जो भारी धातुओं को हटा सकते हैं, ठीक। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हटा सकते, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग, ठीक। अब कह रहे जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप यहां बात कर रहे थे वो चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप बना लीजिए या आप इन जनरल भी उसको बना सकते हैं, तो नेचर में होती है इन जनरल, ठीक। तो इसका ये भी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या सही है, 2 and 3 ओनली, बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ और कॉन्सिक्वेंस, कह रहा है अगर तितलियों की संख्या किसी इकोसिस्टम में बहुत तेजी से नीचे आ गई, है ना, बहुत कम हो गई, तो क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या असर हो सकते हैं। अब तितलियां क्या करती हैं, आपको पता है तितलियां होती है पॉलिनेटर, ठीक है, तितलियां होती हैं पॉलिनेटर, ठीक है, पॉलिनेशन का काम करती है। अब अगर ये पॉलिनेटर हैं तो अगर ये कम होंगी तो पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल खराब तरीके से, एडवर्स तरीके से अफेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट। अच्छा ये बताओ तितलियां फंगल इन्फेक्शन को कैसे बढ़ा सकती हैं, कोई ये फंगल इन्फेक्शन को रोकने का बायोपेस्टिसाइड तो है नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। अगले में आते हैं, इट कुड लीड टू द फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, वास्प मतलब ततैया, स्पाइडर मतलब मकड़ी, और बर्ड्स मतलब चिड़िया। अब ये बताओ अगर ये बहुत कम हुई और जो बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो इनको खाती हैं, ठीक है, और आपको पता है स्पाइडर्स भी है जो अपने जाल में छोटी छोटी वैरायटीज को फंसा के उसको भी अपना भोजन बनाता है, तो ये क्या होंगे, अगर बटरफ्लाई बहुत कम हो रही है तो ये भी कम होने लगेंगे, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो अब क्या हुआ सही हमारा, इसमें 1 and 3 ओनली। अब एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये आपको पता है पॉलिनेटर का काम करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन का काम करते हैं, बट ये पॉलिनेशन पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहां पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा। क्यों इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री to 5 डिग्री क्या चलती है, हवाएं नहीं चलती, शांत क्षेत्र होता है। अगर शांत क्षेत्र है तो क्या नहीं है, एब्सेंस ऑफ विंड्स नहीं है, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ विंड्स है
तो विंड से अगर विंड होती, हवाएं होती, तो पॉलिनेशन जो होता, परागण, वो हवाओं के थ्रू भी हो सकता था। बट इस केस में क्या होता है, हवाओं के थ्रू परागण यहां नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शांत क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये लो प्रेशर बेल्ट है और यहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कीड़े मकोड़े और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेड़ पौधों के बीच में परागण या पॉलिनेशन के लिए, है ना। मतलब इंसेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन इक्वेटोरियल रीजन बिकॉज देयर आर एब्सेंस ऑफ विंड्स, है ना। तो विंड के थ्रू हो नहीं सकता, तो इनके थ्रू होगा। तो अगर कभी ऐसा भी है कि इक्वेटर वाले रीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉलिनेटर्स, तो यस, इट्स ट्रू। ठीक, चलिए। It is possible to produce algae-based biofuel, but it is likely to limitations of developing countries in promoting this industry. कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने में बहुत सी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, वो क्या क्यों है ये बोल रहा है। ठीक, तो बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये सवाल आपका पूछ रहा है। बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या है ये। इसमें पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, अच्छा बताओ, एल्गी का प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सी ओनली नॉट इन कॉन्टिनेंट्स। ये इसका क्या मतलब हुआ? इस चीज से डेवलपिंग कंट्रीज नहीं प्रमोट कर पा रही है। डेवलपिंग कंट्रीज तो सी के किनारे भी हैं और सी के दूर भी हैं, तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं हुआ ना इसका, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगला क्या है, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ये बात सही है। डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। अगर टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो वो उन्हें एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए और सेटिंग करने में बड़ा टाइम लेता है और ये एक्सपर्ट होना चाहिए इसका, तो ये ऑप्शन सही है। चलो, नहीं हो सकता। अगला, इसकी वजह से नहीं हो सकता। अगला, इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ अ लार्ज स्केल फैसिलिटीज व्हिच में रेंज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। बिल्कुल, ये भी बात सही है कि जो ये चीजें हैं वो हो सकता है इतनी जगह ले। क्या कह रहा है, इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्शन तो आप करेंगे, लेकिन क्या वो आर्थिक रूप से धारणीय होगा, वाइबल होगा? तो वो कह रहे हैं कि इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, सोशल कंसर्न। तो इसमें क्या सही है? इसमें सही है आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी। ठीक है, 2 and 3 ओनली। बायोफ्यूल्स के बारे में थोड़ा आप पढ़ के जाइएगा। जैसे बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये क्या है, ये सब बायोफ्यूल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अभी जैसे एक नई न्यूज आई है करंट अफेयर्स में कि जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था वो 2025 का 20% का जो टारगेट 2030 का था, उसको अब क्या कर दिया गया है, 2025 में ही हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक ले जाना है। गवर्नमेंट ने इसको कर दिया। आपको एक फैक्ट और जान के हैरानी होगी, इथेनॉल ब्लेंडिंग में नंबर 1 कौन स्टेट है? उत्तर प्रदेश। इथेनॉल ब्लेंडिंग में नंबर 1 जो है बायोफ्यूल्स के मामले में उत्तर प्रदेश है। और जो हमारा पिछला डेटा जो मेरे पास था उसके हिसाब से 10% का टारगेट ऑलमोस्ट हम पूरा ही करने वाले थे, और एकमात्र स्टेट था जो 10% टारगेट टाइम के पहले पूरा करना था। तो यूपी ने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ mitigating the impending global warming due to the anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential site for carbon sequestration? कह रहा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आप समझते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि जो CO2 हमारी कहाँ है, इन्वायरमेंट में है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में है, उसको क्या करना है, हमें उसको हटा देना है, हटाना है। हटा के कहाँ ले जाना है? आप इसको हटा के कहीं भी ले जा सकते हैं, जमीन में गाड़ सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, या प्लांट्स के फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स खाना बनाते हैं किससे? CO2 इन्वायरमेंट की लेके। पेड़ पौधे इन्वायरमेंट से, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्या करते हैं,
उसमें वो खाना बनाते हैं, और खाना बना के स्टोर कहाँ करते हैं? अपने तने में, पत्तियों में और टहनियों के रूप में। ठीक है, प्लांट्स अपने स्टेम में और इसके ब्रांचेज में, ये सब जो मोटे मोटे प्लांट बन जाते हैं, ये किससे बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। ठीक, अब ये अगर प्लांट को मान लीजिए एक हमने पेड़ लगाया, पेड़ सपोज लगाया ये, ठीक है, छोटा पेड़ है, बाद में बड़ा होके बहुत मोटा पेड़ बन गया, ठीक है, ऐसे। अब इस प्लांट में कितना ज्यादा कार्बन आ गई होगी? बहुत ज्यादा कार्बन आ गई होगी। अब हम इसको कट करके अगर जमीन के अंदर दबा दें तो कुछ मात्रा में क्लाइमेट से चला गया कार्बन, यही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। और भी तरीके हैं, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? एबंडेंट एंड अनइकोनॉमिकल कोल स्ट्रीम्स, ठीक है, कोल स्ट्रीम्स। अब क्या मतलब है इसका? को जो खदानें हैं कोयले की जो खाली पड़ी हैं, उनके अंदर भी कार्बन को आप दबा सकते हैं। कैसे दबा सकते हैं? दूसरा तरीका यह है इसका कि आप जैसे कोल जल रहा है, और कोल जल रहा है और उसमें चिमनी के ऊपर क्या लगती हैं? चिमनी के ऊपर हमारे क्या लगते हैं? यंत्र लगते हैं, जो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं वहां से कार्बन को, और उस कार्बन को आप नीचे दबा सकते हैं जमीन के। इसको कहते हैं जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एक तो ये सही हो गया, अगर खाली पड़ी है खान उसमें डाल दीजिए। दूसरा, डिप्लीटेड ऑयल गैस रिजर्वायर, ये भी ऑयल जहां से निकाल रहे हो वहां भी इसको दबा सकते हैं, ये भी सही है। सब स्ट्रीम डीप सैलाइन फॉर्मेलिटीज, ठीक है, ये भी डीप सैलाइन फॉर्मेलिटीज, ये भी एक तरह से सही है। क्यों? क्योंकि यहां भी आप इसको दबा सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 ऑल। पहले कार्बन सिक्वेस्टरिंग अगर आप समझेंगे तो, और जियो इंजीनियरिंग आप समझेंगे, तब आप हर चीज को इसको आराम से डील हो जाता है। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा ये डरने की बात नहीं। जैसे यूपीएससी का एक डर वाला बात और हो जाती है, लोग सवाल देख के डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर द सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। देखो, हमने पिछले पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के तहत 1972 के तहत क्या बनाई थी? 6 लिस्ट। ठीक है, उन 6 लिस्ट में हमने बात करी थी कि जो पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट के पार्ट 2 में है, उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है। दूसरी और तीसरी और चौथी लिस्ट वालों को भी प्रोटेक्शन है, बट कम प्रोटेक्शन है। फिफ्थ लिस्ट में जो थे वर्मिन थे, जिनको आप मार सकते थे, कौवा, चूहा, ठीक है, माइस, ये सब चीजें आप मार सकते थे। और इसमें कौन सा था? और 6 में वो प्लांट्स थे जिन प्लांट्स की खेती आप बिना कानून की लाइसेंस के नहीं कर सकते थे। ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुथ, ये सारे प्लांट्स उसमें थे। तो जो ये प्लांट, ये जो है जीव, तो ये किस में आते हैं? घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड एस नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, और वाइल्ड बफेलो भी हमारा इंडेंजर्ड है। ठीक, इंडेंजर्ड है ये। तो घड़ियाल अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और किस लिस्ट में? ये तीनों है हमारी लिस्ट शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में। ठीक है, इस शेड्यूल जो IWPA की 6 लिस्ट है, तो उसकी शेड्यूल 1 में है, और आपको पता है शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है। ठीक, तो इन तीनों को भी आप नहीं मार सकते, तो 1 2 3 ऑल हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज मैं और बात बता दूं आपको कि भारत में 3 तरह के क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ। एक पाया जाता है घड़ियाल, और एक पाया जाता है कौन सा? साल्ट वाटर मगरमच्छ, ठीक है, क्रोकोडाइल, और दूसरा फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, या लैंड में भी चलने वाला क्रोकोडाइल। ठीक, तो इनमें से जो घड़ियाल है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और घड़ियाल इसको क्यों बोलते हैं? इसकी जो स्नाउट होता है, थूथुन होता है, उसके लास्ट में एक घड़े के जैसी आकृति बनी रहती है, थोड़ा ऊंचा, इसीलिए इसको घड़ियाल बोला जाता है। ये कहां पाया जाता है? चंबल में, चंबल रिवर के एरिया में पाया जाता है। वाइल्ड बफेलो के बारे में जान लीजिए थोड़ा। ये छत्तीसगढ़ का एक तरह से राजकीय पशु है, और इसका जो है अभी 2019 में काफी छत्तीसगढ़ के उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इनको मानस में ले जाया गया था, और ये लिस्ट 1 का पार्ट है, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 2 चीज याद करना है कि उदयंती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां है? ये है आपकी छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहां से कहां ले गए थे? मानस। मानस कहां है?
और शेड्यूल 1 में और भी कई जीव जंतु हैं, जैसे सिंह है, ठीक है, टाइगर है, ठीक, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सब शेड्यूल 1 में, तो इनको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। और शेड्यूल 2 का पार्ट, और देखिए एक बहुत बड़ा फैक्ट, जो लिस्ट है इसकी शेड्यूल 1 में है 2 लियोपार्ड, क्लाउडेड लिपर्ड और स्नो लिपर्ड, बट इस पे जो नॉर्मल लियोपार्ड है वो नहीं। नॉर्मल लियोपार्ड कहाँ है? नॉर्मल लियोपार्ड है शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में। नॉर्मल जो लिपर्ड है, केवल जिसको लिपर्ड बोलते हैं, लिपर्ड जिसको केवल बोलते हैं, वो कहाँ है? लियोपार्ड है हमारा शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में ये है, और ये दोनों लियोपार्ड पार्ट 1 में, ठीक। ऐसे और से बहुत से जीव हैं, ब्लैक बक जिसको सलमान खान ने मारा था वो भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसमें आपने देखा जो वाइल्ड एस है वो नियर थ्रेटेंड है, वो भी है, ठीक है। और इसी तरह से ब्लैक बक भी लगभग नियर थ्रेटेंड है, वो भी है, ठीक। तो ये अगर सवाल कभी ऐसे भी आए तो इसको आप डील कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जीसीसीए के बारे में इसमें कुछ कथनों की चर्चा की गई है और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। यस, ये यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है जीसीसीए, ये सही है, ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंटल बजट, ठीक है। मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं, ये ईयू का है। और ये क्या था, हुआ ये था कि 2007 में इसे लॉन्च किया गया, 2007 में लॉन्च किया गया इसको, जीसीसीए को 2007 में ईयू द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए? पीरियड इसका था कि इस टाइम पीरियड में 2008 से लेकर 2015 तक, 2008 टू 2015 इसको सर्व करना था। क्या पर्पज? कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या करना था, इसको ये सर्व करना था। किस काम के लिए? इस काम के लिए, इंटीग्रेट करना था क्लाइमेट चेंज और उनके डेवलपमेंट बजट से, ठीक है, कि ताकि वो लोग सर्वाइव कर पाए, उनको हेल्प करना था। ये सारे इसके काम थे। 2015 में खत्म होना था इसका पीरियड, बट व्हाट हैपेंड इन 2015 में क्या हुआ? पेरिस क्लाइमेट टॉक हुई, पेरिस टॉक, ठीक है। पेरिस टॉक हुई, आपको पता है पेरिस क्लाइमेट टॉक हुई यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशंस FFFC, ठीक है। इसकी जो हुई ये पेरिस टॉक, पेरिस टॉक में इसके टाइम लिमिट को अगेन क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए 17 में सवाल पूछ लिया, इट इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। दैट मीन क्या है कि इसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इसको फिर से बढ़ा दिया गया और इसका ये अभी भी वर्क कर रहा है। तो इसीलिए इसका क्या नाम कर दिया? जीसीसीए प्लस, जीसीसीए प्लस नाम कर दिया गया इसका, ठीक, जीसीसीए प्लस। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो अब यहां पे एक इंस्टीट्यूट चर्चा हुई, ये WRI की और एक WBCDS। ये भी आप लोग जब क्वेश्चन करें आपको पता होना चाहिए। जैसे WRI क्या है? एक ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंटल नहीं है, गवर्नमेंटल नहीं है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है पहला, ना तो यूएनओ का पार्ट है और ना ही गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? 1992 में मैक आर्थर फाउंडेशन ने, 1982 में मैक आर्थर फाउंडेशन ने, मैक आर्थर फाउंडेशन, मैक आर्थर फाउंडेशन, इसने इसकी स्थापना की। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि भैया एनर्जी, सिटीज, हर जगह क्या करना है आपको, 7 इसके 7 फोकस एरिया, 7 फोकस एरियाज में इसके क्या है? 7 फोकस एरिया, 7 फोकस एरिया। इन 7 फोकस एरियाज में काम करता है WRI वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो इनमें क्या क्या है? फूड, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, सिटीज, क्लाइमेट एंड ओशन, ये सारे इसके क्या हैं? 7 फोकस एरियाज हैं। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। वॉशिंगटन DC में इसका क्या है? HQ
वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। तो ये इसकी जानने वाली जानकारी थी। और ये WRI आप बार बार सुनेंगे कि हो सकता है यहाँ पे फोर्ड फाउंडेशन लिख दे, जब यूपीएससी क्वेश्चन दे हो सकता है फोर्ड फाउंडेशन लिख दे, लेकिन एक नॉन प्रॉफिट है और किसका है, किसके साथ काम कर सकता है, मैक आर्थर फाउंडेशन 1982 में बनाया था। ठीक, अब WBCCDC ये 1995 बना था, ये उतना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ UN Habitat in the United Nations program working toward a better urban future, which of the following statement is are correct? ठीक है, ये पूछ रहा है। UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainably towns and cities provided adequate shelter for all। बिल्कुल सही बात है। UN Habitat किस लिए बना होगा, इसलिए बना होगा, UN Habitat इसलिए बना होगा, है ना। अब अगर इसलिए बना है, नाम ही है इसका UN हैबिटाट, तो ये कब बना, ये बना था 1978 में। 1978 में UN हैबिटाट बना था, इसी पर्पज से किसने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको बनाया। ठीक, अब इसमें अगला बात क्या हो सकती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगली बात हो सकती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी, नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर। नैरोबी कहाँ है, केन्या में। ठीक है, तो इसका HQ जो है नैरोबी में है, केन्या। अब देखिए, इट्स पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन बॉडीज ओनली। देखो अब फिर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। एक इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। तो जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आया तो उसको काट दीजिए। अगर दो को काटते तो आप ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, नहीं ये नहीं कटा। ठीक है, दो को काटेंगे आप तो ये दो कट गए। ठीक है, अब बचा है 1 and 3 ओनली और 1 and 1 ओनली। अब अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द हैबिटाट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, इसकी बात कर रहा है। अब आप बताइए, यूएन हैबिटाट का मतलब ही क्या है, सेटलमेंट से रिलेटेड है, शहरों से रिलेटेड है। तो वहां अगर सैनिटेशन, स्वच्छता नहीं होगी तो वो क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसको आप सही मानेंगे। ठीक, तो इसलिए 1 and 3 ओनली इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया काय के लिए है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा बताइए, आपने सुना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कह रहा है मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एसे इन aquatic इकोसिस्टम एंड असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। तो मैं आपको बताऊं, देखो होता क्या है, हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो जलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है, ठीक है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या हो गया, मतलब वाटर। तो जनरली वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसे कहा जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन और DO। ये अब बट होता क्या है, जब वाटर बॉडीज पॉल्यूट होने लगती है तो उनकी डिजॉल्व ऑक्सीजन घटने लगती है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब मान लीजिए कोई तालाब है, कोई झील है, उसमें बहुत सारा क्या आ गया, कचरा आ गया और वो पॉल्यूट हो गई। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसमें, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगी वो डिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगी, डिके करेंगी। और डिके करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जितनी ऑक्सीजन की उनको जरूरत होती है उसी को कहा जाता है BOD, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे मिलीग्राम प्रति लीटर के में नापते हैं। अब होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है अंडर द एरोबिक कंडीशन, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर को, जो मैंने पिछला पहले सवाल में बात की थी, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होगा, और किसको, एरोबिक कंडीशन, मतलब वायवीय परिस्थितियों में। तो ये दो चीजें, वायवीय परिस्थितियों में एरोबिक मैटर को, जैविक पदार्थ को विघटन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको BOD कहते हैं। अब ये सोचिए कि अगर ज्यादा कचरा है तो ज्यादा भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो अगर BOD ज्यादा होगा तो ये एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, इसका मतलब ज्यादा पोल्यूशन है। तो इसी को जांचने के लिए, एसेस करने के लिए क्या किया जाता है,
इसमें पोल्यूशन असेसमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसी का दूसरा भाई है सीओडी, बीओडी का दूसरा भाई है सीओडी। ठीक है, सीओडी में क्या किया जाता है कि जो टोटल अमाउंट ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है, किसमें, ऑक्सीडेशन, इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, वहां ऑक्सीडेशन के लिए जितना भी कचरा है तो उसको कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इन जनरल भी विदाउट ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, किसी चीज का अपने आप भी ऑक्सीडेशन हो सकता है रासायनिक क्रिया के थ्रू भी। एक तो होती है जैविक क्रिया, ये हो रही है, एक जीव कर रहा है, एक जनरली भी रासायनिक क्रिया होती है, तो उसके द्वारा भी होता है। अब मैं इसके बारे में कुछ कुछ आपको अंतर बता दूं बीओडी सीओडी में। ठीक है, बीओडी सीओडी में डिफरेंस क्या है, इस चीज को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखो, अगर मैं यहां बीओडी रखूं, बीओडी और यहां सीओडी रखूं, ठीक है, तो पहला अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो फर्स्ट चीज में क्या आएगा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। तो मतलब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिजोल्व करेंगी, ऑर्गेनिक मैटर को अंडर एरोबिक मतलब वायवीय परिस्थितियों में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एरोबिक कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स करेंगे। यहां क्या होगा, यहां ऑर्गेनिजम्स नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। यहां भी ऑर्गेनिक मैटर है, बट यहां कैसे, ऑर्गेनिक मैटर वहां क्या था, अंडर एरोबिक कंडीशन, कौन कर रहा था, ये कर रही थी। यहां ऑर्गेनिक मैटर अंडर व्हाट, अंडर बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा, केमिकल ऑक्सीडेशन, ये एक फर्क है। और मैं आपको बताऊं सीओडी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी होता है, तो ये भी एक फर्क है। पहला हो गया पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, बीओडी सीओडी से कम होगा, सीओडी बीओडी से ज्यादा होगा, है ना, ऑलवेज। ठीक है, दूसरा इसमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तीसरा, अब इसमें टाइम लिमिट क्या, अगर आप किसी झील का असेसमेंट कर रहे हैं कि इसमें कितना पोल्यूशन है, तो अगर बीओडी टेक्निक को यूज करेंगे आप कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो इसमें आपको मिनिमम 5 डेज लगेगा। क्यों, क्योंकि आप इसके पानी को लेंगे, फिर इनको इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उगाएंगे, फिर जाके उसको ढक के रखेंगे, तब होगा। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ आप सीधा एक केमिकल लेते हैं, उस केमिकल सॉल्यूशन में इसको डाल देते हैं, तो लेस टाइम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी रिजल्ट दे देता है, रिजल्ट ये जल्दी दे देता है। तो ये कुछ फर्क है इसमें। ठीक है, लोअर देन सीओडी, लोअर हायर देन बीओडी, आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखो, अब दोनों अगर मैं कहूं कि इनका यूज किसके लिए किया जाता है, इस चीज के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो ये 2-3 थोड़े थोड़े फर्क थे, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप। ये कह रहा है, देखो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन जो है वो एक इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, यूनेप का, ये यूनेप का इनिशिएटिव है, यूनेप का। यूनेप ने एक इनिशिएटिव लिया और यूनेप ने कहा कि 2012 में ये बात हुई थी, और यूनेप ने कहा, और कौन सा इसके साथ, यूनेप प्लस 6 कंट्रीज थी, 6 कंट्रीज। इन 6 देशों में इंडिया था, यूनेप प्लस 6 कंट्रीज में इंडिया नहीं था। इसमें बांग्लादेश था, लिख लीजिए, कनाडा था, घाना था, मेक्सिको, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं था। और यूनेप ने इनके साथ 6 कंट्रीज के साथ, जिसमें से बांग्लादेश हमारी करीब का है, बांग्लादेश था, इंडिया नहीं था, और यूएस भी था। ठीक है, तो ये सारे 6 देश थे, इंडिया नहीं था। इन लोगों ने मिलकर क्या कहा कि एक संगठन बनाए जो क्या काम करेगा, शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को, जो
लघु अवधि के क्लाइमेट पॉल्यूटेंट हैं उनको क्या करेगा, निपटेगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, SLCP। ये है 4। ठीक है, इसकी वेबसाइट खोलेंगे 4 मिलेंगे। एक मिलेगा आपको क्या, मीथेन। ठीक है, एक मिलेगा आपको कार्बन ब्लैक, और एक मिलेगा आपको O3, और एक मिलेगा HCFC। ठीक है, वो HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC मिलेगा, HFC, HCFC नहीं, HFC। तो देखो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जिनकी आयु कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की आयु को कुछ लोग लगभग 200 वर्ष मानते हैं, कुछ लोग 200 से 700 1000 वर्ष तक भी मानते हैं, जबकि इनकी क्या है, इनकी 1 से 2 डिकेड होती है। जैसे O3 की कुछ घंटे ही होती है, ठीक, जबकि कार्बन ब्लैक की कुछ घंटों से कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक होती है। मीथेन की 12 साल तक होती है, HFCs की 15 साल तक होती है। ठीक, तो ये आपका मतलब G20 का नहीं है, यूनेप का है, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। द CASE फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यस, एक और है O3 भी जोड़ लीजिए, तो ये आपका सही हो गया, 2 ओनली। ओके, और कब स्थापना की थी इसकी, 2012 में, 16 फरवरी 2012 में। चलो, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल बेस्ट हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। आपको पहले ही मैंने बताया पहले सवाल में कि चंबल रिवर हमारी जो है वहां पे घड़ियाल पाए जाते हैं। अभी हाल में उड़ीसा ऐसा स्टेट बन गया है जहां तीनों प्रकार के मगर पाए जाते हैं, घड़ियाल भी, और घड़ियाल को आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे क्या किया गया, रिवर में घड़ियाल की कुछ हैचिंग्स डाली गई, और अभी पता चला है पिछले साल कि वो घड़ियाल विकास कर रहे हैं। तो इस टाइम उड़ीसा एकमात्र स्टेट है जहां पे घड़ियाल की, जिसमें मगर की तीनों वैरायटियां पाई जाती है। तीनों वैरायटीज मतलब सॉल्ट वाटर, इंडियन मगर या लैंड वाला मगर, और घड़ियाल। ठीक है, ये हाल में करंट अफेयर्स था। चलो, द टर्म एम स्ट्राइक इज समटाइम्स सीन इन न्यूज, ये करंट अफेयर्स में था। एक्चुअली एम स्ट्राइक और कुछ नहीं बल्कि क्या था, बाघों के संरक्षण के लिए एक टाइगर को इनिशिएटिव था। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर, एम से हो गया मॉनिटरिंग, सिस्टम हो गया यस से, फॉर टाइगर्स। तो ST तक क्या हो गया, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। स्ट्राइक्स का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हुआ वो। तो अब टाइगर से रिलेटेड जो सीधा टाइगर रिजर्व में क्या किया गया, सैटेलाइट और ये सब के थ्रू GPS वीपीएस लगा के टाइगर्स के मूवमेंट को, टाइगर्स कंजर्वेशन के मैनेजमेंट को, ये सब टेस्ट करने के लिए ये लाया गया था। किसके द्वारा, NTCA के द्वारा 2010 में। और NTCA किसके अंडर है, प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब 2005 में बनी थी। और ये किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000 नहीं 1972। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये हमारा आपका ये हो गया एम स्ट्राइक्स का। चलो अगला सवाल। इन इंडिया इफ a species of tortoise is declared under schedule 1 of the wildlife protection act, what does it imply? आप जानते हैं कि शेड्यूल 1 में शेर है, हाथी है, ये सब हमने बात की है ना। इट एंजॉय द सेम लेवल एज प्रोटेक्शन एज टाइगर्स। ठीक है, टाइगर भी है, तो ये सही हो गया। अगला सवाल। Recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to in which following। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात में अकेले अगर लॉयंस की पॉपुलेशन है तो वो हो सकता है बीमारियों का शिकार हो जाए। अगर कोई बीमारी आई, एक ही जगह लोकेशन है, एक स्पीसीज की दुनिया में और कहीं नहीं है, तो सब पे फैल सकती है। ठीक, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मध्य प्रदेश के कूनोपालपुर में ले जाइए और वहां पे रिलोकेट भी करिए। अभी तक ये हो नहीं पाया, गुजरात सरकार तैयार नहीं है। कॉर्बेट कहाँ है, यूके, उत्तराखंड में। ये कहाँ है, MP में। और मधुमलाई नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में।
ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु में, और सरिस्का राजस्थान में। राजस्थान के कहां पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सरिस्का? सरिस्का राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर, ठीक है। तो ये आपके है टाइगर रिजर्व भी है सरिस्का, ठीक। सवाल नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर? देखो करेक्ट, जीरो टिलेज, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं जीरो टिलेज के बारे में, ऑफ कोर्स होगी, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है ये, ठीक है, जो एफएओ का प्रोजेक्ट था, ये सही है। अब जिप्सम का यूज इसके लिए थोड़ी ना किया जाता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, है ना, कि वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर में जिप्सम का यूज नहीं किया, जिप्सम का अलग यूज है, आप जानते हैं कि जब हमारी लवणता वगैरह बढ़ जाती है तो उसमें किया जाता है, तो ये नहीं होगा। एलाइन क्रॉप रेजिड्यू, ये भी किसका पार्ट है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, सीआई का, तो ये दोनों सही होंगे, ठीक, 1 and 2 ओनली। बिल्कुल हलवा हो जाएगा जब सारे ईयर के पेपर लगा लेंगे ना आप, तो आधा खेल ऐसे ही खत्म। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉमनली यूज्ड अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स यूज्ड इन मटेरियल लाइक टू फाउंड इन, लिपस्टिक में लेड पाया जाता है, ये बहुत बार बात की गई है, ठीक है, ये सही। सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल पाया जाता है, बिल्कुल सही। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, ये भी सही है। और आपको बताएं ये चर्चा में इसलिए भी था उस टाइम क्योंकि मैगी पे बात हुई थी बैन की जब, तो इस पे भी चर्चा हुई थी। तो 1 2 3 ऑल, ठीक है। 16 नंबर, अब देखो आज के आपके जो 2017 के सवाल थे वो पूरे आपके कंप्लीट हुए, और इनको अच्छे से डिवाइड कर लीजिए, बीओडी छोटी छोटी चीजें आती हैं, और उसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।